नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में। और आज के इस एपिसोड में स्पेशली आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, जिसका नाम है रूबरू विथ रियल आर्टिस्ट। आज के इस एपिसोड के लिए हमने एक ऐसे आर्टिस्ट को इनवाइट किया है जिनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने कई सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए भी हैं एज अ लेक्चरर, एज अ 3D अनरियल इंजन के लेक्चर के हिसाब से उन्होंने बहुत जगह पढ़ाया भी है, काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट में। एंड साथ ही साथ उनका प्रोडक्शन का भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। तो आज के इस एपिसोड में हम खास करके 3D इंडस्ट्री के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। लाइक आपको जॉब कैसे मिलेगी, आपको स्पेशली कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। और एक और खास बात होगी इस एपिसोड में कि आज मैंने जिनको इनवाइट किया है उनका खुद का एक इंस्टीट्यूट भी है, जहां पे वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, जो कि जॉब के लिए बहुत परफेक्ट होता है, जहां से अगर आप करते हैं तो आपको जॉब मिलने की जो संभावनाएं हैं, जो चांसेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिस डिपार्टमेंट में आपको जॉब चाहिए, खास करके उस पर। तो फिर चलिए बिना देर किए हुए, और ज़्यादा इसको इंट्रोडक्शन, हम पूरा इंट्रोडक्शन उनसे ही जानेंगे, तो बिना देर किए हुए आज के गेस्ट एंड आज के आर्टिस्ट को हम इनवाइट करते हैं, जिनका नाम है अरविंदो स्वाइन। अरविंदो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है रूबरू विथ रियल। धन्यवाद सर जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली आपके शो के बारे में मैंने सुना है बहुत, लेकिन आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं। इट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी। अरविंदो, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपना आज का एपिसोड और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले आप अपने बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। लाइक आपका बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, थोड़ा सा, उसके बाद हम फिर आपके करियर और आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। डेफिनेटली। सो नाम तो आपको पता है अरविंदो, बट मैंने अपना करियर एक्चुअली 3D में स्टार्ट नहीं किया था, बिकॉज मैं ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। बट ग्रेजुएशन के बारे में बाद जब आईटी फील्ड में मुझे जॉब की कोई प्लेसमेंट्स आए थे, बट मन नहीं लग रहा था कि क्रिएटिव फील्ड में मुझे जाना था। फिर हम धीरे धीरे 3D एक्सप्लोर किए थे, क्योंकि वीडियो एडिटिंग सीखे थे, लेकिन उसमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तभी मार्केट बहुत मैच्योर नहीं था आज की तरह। देन 3D फील्ड में हम लोग जब पढ़ाई किए, मैं ग्रेजुएट किया था बैंगलोर यूनिवर्सिटी, नॉर्थ यूनिवर्सिटी के अंडर है AIGA, वहां से ग्रेजुएट किया था। फिर वहां से ग्रेजुएट करने के बाद मैंने बहुत सारे मोबाइल AR एंड VR गेमिंग कंपनीज के साथ इन्वॉल्व था, स्पेशली फॉर एजुकेशन एंड फॉर किड्स। हम लोग गेम बनाते थे। हम लोग इवन समटाइम बायजूस के साथ भी इन्वॉल्व थे, जब बायजूस बड़ा कंपनी नहीं बना था। सो उनके लिए हम लोग गेम्स बनाते थे तभी, एजुकेशनल गेम्स। फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में भी गया, AR VR मार्केटिंग में गया। फिर उसके बाद मैंने एजुकेशन सेक्टर में मैंने पैर रखा, आई थिंक बिफोर कोविड। देन फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट कॉलेज में पढ़ा के आज यहाँ पे हूँ। ओवर द जो मेरा करियर का प्रोग्रेस है, इट्स बिन रियली फन, इट्स बिन रियली एक्साइटिंग। मुझे सीखने को बहुत मिला फ्रॉम डिफरेंट पीपल, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा मेंटोर चाहिए जो आपको अच्छे से सिखा सके। और आप खुद से भी बहुत सारी चीजें सीखते हो, नो डाउट, बट खुद से सीखने पे ना गलतियां बहुत होते हैं। सो आज फिलहाल मैं मेंटोर की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, जहाँ भी मैं हूँ। आप अगर चाहते हैं कि मैं कौन से कंपनियों के थ्रू से हूँ, डेफिनेटली हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, बट आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा आपसे अरविंदो, कि सबसे पहले तो ये बताइए, जहां तक मुझे पता है आपके बारे में, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे थे, तो ये 3D में आने का जो आपका प्लान बना, वो कैसे बना? लाइक आप इंस्पायर कैसे हुए, या फिर आपने कैसे सोचा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर चुके थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी रहे थे आप, तो फिर ये 3D फील्ड को चूज करना कैसे चूज किया आपने इसको? देखिए, पहले एक्चुअली बचपन से तो मैं बहुत वीडियो गेम्स खेलता था, ठीक है, वो डेफिनेटली एक मेन रोल प्ले किए हैं। बट
इंजीनियरिंग पढ़ते टाइम में ही तो हम लोग के कॉलेज में मोस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं फाइनल सेमिस्टर्स में। 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं और 2 सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे हमें सबमिट करना होता है वर्किंग प्रोडक्ट, काम करने वाला प्रोडक्ट सबमिट करना होता है। सो तभी हमेशा माइंड में था कि हाँ ठीक है, हम लोग गेम खेल रहे हैं। तभी मुझे 3D के बारे में इतना पता नहीं था। तभी मैं वीडियो एडिटिंग करता था मोस्टली फॉर फ्रीलांसिंग वर्क। फिर जब प्रोजेक्ट के टाइम में मुझे गेम बनाने के लिए माइंड में आया कि नहीं, आई शुड मेक अ गेम। तभी मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि नहीं 3D फील्ड एक है, फिर यहाँ पे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज है। मुझे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इतना बड़ा मार्केट है। नाउ गेमिंग फील्ड इज बिगर देन मूवीज। आप अगर देखोगे मार्केट कैप के हिसाब से गेमिंग का बजट इट्स बिगर देन मूवीज, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी तभी मुझे इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से था, तो मुझे प्रोग्रामिंग के साथ साथ आर्ट आर्ट भी करना था। अभी आर्ट करने के लिए मैंने मोस्टली ऑनलाइन, तभी तो इतने सारे आपके जैसे मेंटर्स थे नहीं गाइड करने के लिए, तो मोस्टली ऑनलाइन ढूंढा कि कौन से सॉफ्टवेयर अच्छे हैं गेमिंग के लिए, कौन से अच्छे हैं। सॉल्यूशंस इतने सारे आ गए कि मैक्स अच्छा है, माया अच्छा है, ब्लेंडर तभी बहुत बिगिनर स्टेज में था, आया नहीं था मार्केट में। अच्छा ठीक है, सॉफ्टवेयर सीख गए। अच्छा सॉफ्टवेयर में चीज अभी मैक्स में 1000 चीजें हैं। आप मॉडलिंग से लेके टेक्सचरिंग से बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन उस गेमिंग के लिए क्या चाहिए। अभी गेमिंग एक ऐसा चीज है, 3D जनरली 3D एक ऐसा चीज है आप यूटिलाइज 3 जगह करते हो, आइदर मूवीज में या फिर गेम्स में, या फिर आप यूटिलाइज करते हो आजकल जो पॉपुलर हो रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो मूवीज में हम लोग जब क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, चलो ठीक है, वहां पे हम लोग का रेस्ट्रिक्शंस रहता है कि हाँ मॉडलिंग का इतना डिफिकल्टी होना, कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए ताकि हेवी नहीं होगा मशीन के ऊपर। फिर तभी मुझे वो सब पता नहीं था कि हाँ गेमिंग के लिए थोड़ा लाइट वेट बनाना चाहिए और कॉम्पैटिबल भी होना चाहिए। तभी मैं जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट बनाया खुद से। बट एज ए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि उसमें वो लोग आर्ट की जगह प्रोग्रामिंग को देखे, ये बंदा कोड कैसे लिखा है। आफ्टर दैट जब मुझे प्लेसमेंट मिला, मुझे एक्चुअली एक बैंकिंग आईटी सेक्टर में प्लेसमेंट मिला था। फिर मैंने रियलाइज किया यार, मुझे जब मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा था तभी तो मुझे मजा चीजों बनाने, मतलब आर्ट बनाने में आया। कोडिंग तो ठीक है, वो सिलेबस में था, पढ़ना था पढ़ लिए, लेकिन मुझे मजा आ रहा था आर्ट बनाने में। और उससे पहले हम लोग के कॉलेज में जब कंपटीशन वगैरह होता है, हम लोग गए थे आईआईटी खड़गपुर, वहाँ पे स्प्रिंग फेस्ट होता है हर साल। सो वहाँ पे भी हम लोग कंपटीशन में जब भाग लिए थे, तभी एडिटिंग का काम में मुझे बहुत मजा आया था। हम लोग का टीम जो था सेकंड प्राइज लाया, और मैं वो खुद डिस्कवर किया कि नहीं मुझे आर्ट वर्क बनाना अच्छा आता है। देन मैंने खुद से जब रिसर्च किया कि हाँ इंडिया में बहुत कम ही जगह हैं जो प्रॉपर गेमिंग ओरिएंटेड कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। फिर फिलहाल तभी फाइनेंशियल इश्यूज थे, तो कुछ भी करके हम लोग जुगाड़ करके पढ़ना चालू कर दिए, और ओनली डेडिकेटेडली गेमिंग के बारे में ही पढ़े। क्योंकि कुछ टाइम ऐसा भी आया जो कंफ्यूज हो गया, अरे जैसे कि सोच लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैक्स में या हो माया में डायनामिक्स होता है, जो कि एडवर्टाइजिंग हो गया, वीएफएक्स हो गया, उसमें काम आता है बहुत। लेकिन मैं तभी पूरा करियर पूरा 3D को नहीं देख रहा था, तभी गेमिंग देख रहा था। तो तभी मैं घबरा गया। अच्छा डायनामिक्स सीखा, उसका क्या यूज होगा, कहाँ यूज होगा, सीखा, तभी सीखा। फिर बाद में वो आ गया, अच्छा हाँ ये वीएफएक्स में यूज होता है, अच्छा ये हमारा एडवर्टाइजमेंट में, मोशन ग्राफिक्स में यूज होता है। तो वो सेंस बाद में आया, थोड़ा गाइडेंस का कमी रहा। बट फिलहाल वहां से मेरा इच्छा जागरूक हुआ। आप जो पूछे कि आपका इच्छा कहाँ से जागरूक हुआ, बेसिकली प्रोजेक्ट के टाइम पे बचपन का जो गेमिंग था उससे जागरूक हुआ। बहुत खूब, आपकी जर्नी बहुत कमाल की रही है। इंजीनियरिंग से 3D आर्टिस्ट का जो दौर था आपका, काफ़ी कमाल का था, काफ़ी इंस्पायरिंग है बच्चों के लिए भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपने एज अ 3D आर्टिस्ट, जब आप 3D सीखा आपने, उसके बाद आपकी पहली जॉब आपकी कैसे ज्वाइन किया आपने, मतलब पहली जॉब कहाँ ज्वाइन किया, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? पहला जॉब मैं एक्चुअली प्लास्टिक वाटर लैब करके कंपनी था, वहां पे मेरा फॉर्मल जॉब जो है, तो वहां पे वो एक स्टार्टअप था।
और तभी वो AR और VR पे रिक्रूटमेंट कर रहे थे 3D आर्टिस्ट, जो 3D आर्टिस्ट AR VR के बारे में जानता हो। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए मैंने क्या किया था, पहला चीज है मेरा पोर्टफोलियो। क्योंकि आप कोई भी ले लो, 3D ले लो, VFX ले लो, या फिर आप ग्राफिक्स ले लो, एनीथिंग, यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ही आपका बेस्ट फ्रेंड है, राइट। आप अगर काम अच्छा करते हो तभी जाके सिलेक्शन होगा। आप कितना ग्रेजुएशन किए हो वो लोग नहीं देखेंगे अगर आपका आउटपुट टेबल पे नहीं है। सो वो मुझे बहुत हेल्प किया। फिर इंटरव्यू के टाइम पे भी ऑफ कोर्स पूछेंगे पोर्टफोलियो में कैसे बनाएं, ये XYZ जो भी काम आप किए हो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो। आप एक्सप्लेन किए, देन इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे इतना होता नहीं कि आप रिटर्न क्लियर करो, फिर एप्टीट्यूड क्लियर करो, फिर ABC क्लियर करो। आप काम कैसे किए हो, और ऑफ कोर्स देन आपको HR के साथ बात होता है, वो तो सैलरी नेगोशिएशंस के बारे में रहता है। फिर उसके बाद आप सिलेक्शन हो जाते हो अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है। ग्रेट। और बिंदु, एक और क्वेश्चन जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की जो 3D इंडस्ट्री का सिनेरियो है, आज जो 3D इंडस्ट्री में जो डिमांड है और 3D आर्टिस्ट लोग जो जॉब करते हैं, आज के 3D इंडस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना डेवलप कर रहा है? आज से 5 साल पहले कैसा था, अभी कैसा है, और आने वाले टाइम में इसका जो ग्रोथ रहेगा आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? ये एक लॉगरिथमिक ग्राफ, इट्स वेरी एक्सपोनेंशियल, क्योंकि 5 ईयर एगो, 6-7 साल पीछे भी जा रहे हैं थोड़ा, तो तभी क्या था, इट वाज अ नीश रिक्वायरमेंट। क्योंकि इंडिया में तभी आउटसोर्सिंग काम मोस्टली IT से होता था, राइट। चाहे वो TCS हो गया, विप्रो, जितने भी IT कंपनीज है, इंडिया का मेजोरिटी जो सॉफ्टवेयर काम था वो IT रिलेटेड था। क्रिएटिव वर्क बहुत नीश था। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इंडियाज डेमोग्राफी, बिकॉज ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन और डिमांड, तो जो बाहर के कंपनीज थे वो इन्वेस्ट करना चालू करते इंडिया पे। आप जितने भी मेजर स्टूडियोज ले लो, जो चाहे हॉलीवुड के जितने भी AAA बजट मूवीज बना रहे हैं, AAA इवन गेम्स बना रहे हैं, मैं आपको सर जी कुछ एग्जांपल्स दूंगा। देयर आर AAA गेम्स इंडियन कंपनीज काम किए, दे वर्क, बिकॉज जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोग GTA के बारे में सब लोग जानते हैं, राइट। बचपन में खेले थे GTA। अभी रेड डेड रिडेम्पशन, रॉकस्टार का जो कंपनी है, रॉकस्टार बाहर था, इट वाज एन नॉर्थ अमेरिकन कंपनी। उनका टोटल 2 ऑफिस है, एक है नॉर्थ अमेरिका मतलब अमेरिका में, और एक है इंडिया में, बेंगलुरु में। सो वो लोग अपना आर्ट वर्क सब बेंगलुरु से करवाते हैं और प्रोग्रामिंग का अमेरिका में करवाते हैं। क्योंकि जो आर्टिस्ट का डिमांड है वो सॉरी जो आर्टिस्ट का आउटपुट है और जो मार्केट का सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ बच्चे बैठे थे कि हमें काम चाहिए, वी नीड जॉब, और वो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। अभी अभी भी सैचुरेशन आया नहीं है, क्योंकि अभी फिलहाल अभी तो प्रोजेक्ट के का ट्रेलर निकला है, एंड यू नो इट्स हेवीली इंस्पायर्ड बाय ड्यून एंड फ्यू अदर मूवीज। सो ये और बढ़ेगा। आप खुद बताइए, बाहुबली के टाइम हमें वो VFX का एपिटोमी था, माय गॉड सो मच ग्राफिक्स एंड ऑल। अभी देखो एक ही साल के अंदर, हाँ कुछ फ्लॉप्स निकले बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज, एक ही साल के अंदर इतने सारे मूवीज आ गए जो कि विजुअल स्पेक्टेकल से, क्योंकि एक बार ऑडियंस वो टेस्ट पा चुके कि हम लोग ये बना सकते हैं। ये तो डोमेस्टिक मार्केट हो गया। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट जाते हो, मैं बताता हूँ कुछ गेम्स का नाम लूंगा, शायद आपके हम लोग जो ऑडियंस है मे भी खेले होंगे। फाइनल फैंटेसी, फोर्जा, गियर्स ऑफ वॉर, बाल्डर्स गेट 3, और आपका क्या हो गया, ब्लिजर्ड का जो गेम होता है वॉर हैमर, अमेजिंग स्पाइडरमैन, बहुत सारे गेम्स है। उनमें आर्ट वर्क मोस्टली इंडियन कंपनीज ही आउटसोर्स करते हैं। आप मार्वल्स के मूवीज ले लो, एग्जांपल ले लो, जितने भी आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एवेंजर्स, जो भी हो गया, मेजॉरिटी ऑफ वो कोई एक स्टूडियो नहीं बनाता है, ठीक है। डिज्नी इज द ओनर, मार्वल इज द कॉमिक जो प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन उनके जो आप उनके क्रेडिट्स देखना, उन पे 7 to 8 कंपनीज आर इन्वॉल्व, जिनमें से 3-4 इंडियन कंपनीज है, और जो फॉरेन कंपनीज है उनके ऑफिस इंडिया में ही है। देयर ऑल, फॉर एग्जांपल टेक्निकल, देयर मेजॉरिटी ऑफ वर्क हैपेंस इन बैंगलोर। ये हो गया 3D का गेमिंग और मूवीज को लेके। फिर आ जाते हैं हम लोग छोटे स्टूडियो में, जहाँ पे नीश काम चलता है, जैसे कि आर्किटेक्चर के काम हो गया, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के काम हो गए, जैसे कि आपके AR VR प्रोडक्शन उसके काम हो गया।
उसमें 3D का सबसे ज्यादा जरूरत है। आप कोई भी सोच लो, आर्किटेक्चर का काम होता है, बिना 3D का नहीं हो पाता है, आपको प्रेजेंट करना ही है 3D में। आप ले लो कोई भी टाटा का एलिक्सिर है, एनिमेशन स्टूडियो टाटा एलिक्सिर। कोई भी आप व्हीकल जब भी डिजाइन करते हैं वो 3D में ही पहले करते हैं, पहले कैड कैम करके फिर 3D में आते हैं, तभी जाके वो प्रोडक्शन रेडी होता है, तभी प्रोटोटाइपिंग के ऊपर काम होता है। सो मार्केट इज ह्यूज, अभी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी है, क्योंकि हम लोग का जो कैलकुलेशन हुआ था फ्रॉम 2018 टू 2021 का डेटा है मेरे पास, उसके बाद का फिलहाल मे भी आएगा नेक्स्ट ईयर। सो 2018 एंड 2021 के बीच में टोटल इंडिया में जॉब वैकेंसी था 71,000 का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये स्टेट का उस स्टेट का, मैं पूरे इंडिया का बता रहा हूँ। 71,000 के अंदर से लगभग आई थिंक 71,000 समथिंग, ये डेटा मैं आपको मे बी रेफरल लिंक दे दूंगा। जितने भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, सब मिलके ओनली 18,000 या 19,000 स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर पाए। तो सोचिए कितना रिक्वायरमेंट अभी भी है, राइट? और ये ग्रो होगा अभी, ये आफ्टर कोविड इट्स ग्रोइंग रैपिडली, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों के पास फ्री टाइम आ गया तो कंटेंट कंज्यूम हो गया, तो वो ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल होगा। ग्रेट। अब एक और क्वेश्चन जो कि बहुत बार बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इंडियन गेम इंडस्ट्री जो है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि इंडिया का जो गेम इंडस्ट्री है उसमें क्या जॉब मिलता है, या ये गेम इंडस्ट्री इंडिया का जो है वो कैसा है। अगर मैं गेम इंडस्ट्री में मतलब गेम डिज़ाइन सीखूं तो क्या मुझे जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में अरविंदो, इंडियन गेम इंडस्ट्री या फिर इंडिया में जो गेम का काम होता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ठीक है। सो पहले तो मैं एक कंफ्यूजन नॉर्मली स्पेशली अभी हुआ है, आजकल अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हो गेमिंग, इंडियन गेमिंग, तो बहुत सारे गेम्स है, जैसे कि अभी गैम्बलिंग गेम्स वो पॉपुलर हो गए थे, जैसे कि वो ड्रीम 11 हो गया, वो एक्चुअल में गेमिंग नहीं होते, दे आर जस्ट मनी मेकिंग प्रोसेसेस। तो उसको आप कंसिडर मत करना कि वो गेमिंग है। अगर आपको गेमिंग देखना है, एक्सक्यूज मी वन सेकेंड, हाँ, अगर आपको गेमिंग देखना है सो पहले तो आप सर्च, आप बचपन में अगर गेम खेलते हो, आप लोग सब लोग अगर पबजी खेलते हो, जस्ट लुक एट पबजी किससे इंस्पायर हुआ है, राइट? पबजी से पहले क्या गेम थे? अभी ले लो, मैं बता रहा हूँ, एक कंपनी है रायोट गेम्स, राइट? दे हैव डेवलप्ड अ गेम, लाइक वो लीग ऑफ लेजेंड के लिए पॉपुलर थे। फिर अभी वैलोरेंट करके आजकल, जो कि इंडिया में बहुत ही काउंटर स्ट्राइक से इंस्पायर्ड है, ओवरवॉच से इंस्पायर्ड है। सो वैलोरेंट करके, आई थिंक आपको भी पता होगा। तो इतने सारे प्लेयर्स हो गए। डेवलपर के बारे में मैं आता हूँ, फर्स्ट लेट्स गो टू द प्लेयर्स। तो ये इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि हमें डेडिकेटेड सर्वर्स मिले इंडिया में, इक्का दुक्का मिले थे, काउंटर स्ट्राइक में मिले थे, लेकिन ये कभी हुआ नहीं था कि इंडिया में हमें डेडिकेटेड सर्वर्स चाहिए। सो रायोट गेम्स ने वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम इंडिया में डेडिकेटेड सर्वर्स दिए, क्योंकि वहां का ऑडियंस बढ़ते जा रहा है अभी। अब सर्वर्स बाहर दोगे, यहाँ पे गेम खेलोगे तो लैग होगा। तो अभी लोकल मार्केट को, नो वो टेस्ट, अभी आप लोकल मार्केट का लोकल टेस्ट, राइट? तो उसी को कैटर करने के लिए वो इंडियन इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स बनाए, और उनके आर्टिस्ट जो काम आउटसोर्स हुआ वो इंडिया में ही हुआ। नॉट ओनली दैट, 3D का काम नहीं, उसके लिए जो म्यूजिक बना उसको इंडियन म्यूजिशियंस को दिया गया, उसके लिए जो बैकग्राउंड आर्ट बना वो इंडियन कंपनीज को दिया गया। सो इट्स रियली ग्रोइंग, और भी बढ़ेगा। अभी कुछ अनअनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, सो मैं तो नाम नहीं ले सकता, आई थिंक जो लोग गेमिंग कम्युनिटी में एक्टिव है वो लोग गेस कर सकते हैं। देयर आर सम अनअनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम रॉकस्टार, some projects from इंजोमेनिया गेम्स, जो इंडियन स्टूडेंट्स ही काम कर रहे हैं। मेरे पर्सनली मेरे स्टूडेंट्स काम किए हैं, फाइनल फैंटेसी में काम किए हैं, फोर्जा में काम किए हैं, सी ऑफ थीव्स करके गेम है उसमें काम किए हैं। सो देयर ऑल अराउंड, अभी और बढ़ रहा, देखिए कुछ ही वेट कर लीजिए। इवन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एवीजीसी के लिए कुछ बजट क्लियर किया जाए, वो फिलहाल क्लियर नहीं हुआ है। सो इट्स ग्रोइंग। ग्रेट। अगला क्वेश्चन कि अरविंदो, अगर सपोज मान लो कि किसी बच्चे को गेम इंडस्ट्री में जाना है, उसे ज्वाइन करना है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर उनको सीखने चाहिए? अगर उनको गेम डिजाइनर बनना है उसके लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना जरूरी है?
अच्छा, तो पहले हम लोग डिसाइड कर ले, गेम डिजाइनिंग इज नॉट नॉट इक्वल्स टू गेम आर्ट, लाइक 3D के साथ वो इक्वल नहीं है। गेम डिजाइन इज डिफरेंट। उसके लिए आपको 3D सीखना जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको गेम की थ्योरी सीखना जरूरत है। वन सेकेंड, सॉरी। हाँ, उसके लिए गेम थ्योरीज और गेमिंग मोस्टली 2D सॉफ्टवेयर्स, और उसमें इंजीनियरिंग थोड़ा रहता है, फ्लो चार्ट वगैरह रहता है, वो होता है गेम डिजाइन में। हम लोग जिस फील्ड में, वो है गेम आर्ट। गेम के लिए जो आर्ट वर्क बनाते हैं 3D में। तो अगर कोई स्टूडेंट कंसीडर कर रहा है गेमिंग में जाने के लिए, सो प्लीज लुक इनटू आइदर गेम आर्ट और गेम प्रोग्रामिंग। क्योंकि अगर आप गेम डिजाइन में जाओगे तो वो डिफरेंट फील्ड हो जाता है। सो गेम आर्ट में क्या होता है, आपको तो पहले सॉफ्टवेयर में अगर फोकस करना है, सो योर प्राइमरी सॉफ्टवेयर आर मैक्स, माया एंड ब्लेंडर। ब्लेंडर इज बिकमिंग पॉपुलर। आप कोई भी सॉफ्टवेयर चूज कर लो, इट इज सेफ फॉर यू। क्योंकि अगर आप एक सॉफ्टवेयर सीखते हो, आप सॉफ्टवेयर को सीखने की जगह टेक्निक सीखो। क्योंकि मैक्स में भी मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन सब कुछ होता है। माया में भी होता है, ब्लेंडर में भी होता है। दीज थ्री आर द प्राइमरी सॉफ्टवेयर्स। फिलहाल अभी एनविल करके एक निकला है, बट स्टिल इन, वो अभी तक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना नहीं है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर में सोचिए, मैं दे रहा हूँ एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल। सो ही वॉज वर्किंग इन माया। उसको कैरेक्टर आर्ट बनाने में बहुत मन लगता था, तो ही वॉज वर्किंग इन माया। तो अभी उनका एक कंपनी में जॉब लगा। वो नॉन गेमिंग कंपनी था। सो फाइन, नाइस, माया वहां पे यूज हुआ। अभी वो फिर एक गेमिंग कंपनी में शिफ्ट हुए, जहां उनको कैरेक्टर के ऊपर ही काम करना था, लेकिन सॉफ्टवेयर उन्हें ब्लेंडर प्राइमरली यूज करने के लिए बताया गया। सो इट टुक 15 डेज ऑफ ट्रेनिंग। 15 दिन का ट्रेनिंग, वो ब्लेंडर में स्विच हो गए। सो सॉफ्टवेयर सीखने से डेफिनेटली आप कोई सॉफ्टवेयर पकड़ लो, मैक्स पकड़ लो, माया पकड़ लो, ब्लेंडर पकड़ लो, कोई भी सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करो। टेक्निक सीखना जरूरी। मॉडलिंग ऐसे करते हैं, स्कल्पटिंग ऐसे करते हैं, हाँ, जी ब्रश, जेड ब्रश, हाउ एवर यू वांट टू प्रोनाउंस इट, वो सीखना जरूरी है। बिकॉज वो एक ही सॉफ्टवेयर है जो अभी तक स्कल्पटिंग के लिए बना है। और गेमिंग में स्कल्पटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम गेमिंग में क्या होता है ना, हाई क्वालिटी मॉडल्स डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते गेम में, तभी लैग होता है गेम, राइट। तो कोई भी अगर हाई क्वालिटी चीजें हम अगर स्कल्प्ट करते हैं, मतलब उसको डिजाइन करते हैं, उसको पहले लो क्वालिटी मॉडल के ऊपर चिपकाना कैसे, बेक कैसे करना है, तो उसके लिए हमें जी ब्रश जानना बहुत जरूरी है। देन डेफिनेटली गेमिंग इंजिन्स तो आपको सीखना ही है। सो गेमिंग इंजिन्स, टू प्राइमरी पब्लिकली अवेलेबल गेम इंजिन दो ही है। You can take it as three. So mainly is Unreal Engine, Unity Game Engine, और Roblox करके गेम इंजन है, लेकिन वो बहुत लाइक स्टाइलाइज 2D टाइप का गेम इंजन है। उसमें और सारे स्टूडियो यूज भी नहीं करते। सो मोस्टली यूनिटी एंड अनरियल, दीज टू आर देयर। आप अनरियल से स्टार्ट करो, क्योंकि अनरियल में आपको एक्टिविटीज ज्यादा मिलेंगे। सब मोस्ट इंडस्ट्रीज प्रिफर, अगर आप अनरियल पे काम किए हो, दे वुड लाइक टू लाइकली कंसिडर यू। क्योंकि अनरियल में टूल्स, आर्टिस्टिक टूल्स बहुत ज्यादा है, और आउटपुट भी सुंदर निकल के आता है। अगर आप ग्राफिक्स कंपैरिजन करोगे यूनिटी से, यूनिटी मोबाइल फ्रेंडली है, अनरियल बहुत सुंदर आउटपुट निकालता है। उसके अलावा आपका टेक्सचरिंग सॉफ्टवेयर हो गया। टेक्सचरिंग का जरूरत है, क्योंकि हम लोग फोटोशॉप पे सिर्फ रिलायबल नहीं रह सकते। माया में, मैक्स में, ब्लेंडर में, कहीं पे भी आप मॉडलिंग कर लिए, जीब्रश में स्कल्पटिंग कर लिए, लेकिन फॉर टेक्सचरिंग स्पेसिफिक हम लोग का 3 सॉफ्टवेयर है। यू मस्ट लर्न सब्सटेंस पेंटर एंड सब्सटेंस डिजाइनर, ये दोनों जानना बहुत जरूरत है। सब्सटेंस पेंटर इज वेरी मच लाइक फोटोशॉप। उसमें क्या होता है ना, आपका टेक्सचरिंग होता है। और डिजाइनर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोसीड्यूरल टेक्सचरिंग आपको देता है। प्रोसीड्यूरल टेक्सचरिंग इज वेरी पावरफुल, क्योंकि आप कुछ वैल्यू सोचो, आप एक टेक्सचर बनाए हो, एक घर बनाए हो, ठीक है, वो लकड़ी का घर है, दूसरा लकड़ी का घर बनाना है। आप दो, उसको रियलिस्टिक बनाना है, तो क्या करोगे, सोचो, एक लकड़ी का घर है, दूसरा लकड़ी का घर है, दोनों इक्वल दिखे तो ऑड लगेगा ना। तो आप चाहते हो कि ये लकड़ी का घर थोड़ा अलग तरह का दिखे। मे बी इसका वुड में थोड़ा ग्रंज ज्यादा हो, मे बी उसके वुड में थोड़ा डर्ट ज्यादा हो, तो उसको मैनुअली टेक्सचर करना ना टाइम टेकिंग रहता है। तो प्रोसीड्यूरल टेक्सचरिंग ऐसा टेक्निक है, आप कुछ वैल्यूज ट्विक करो, हार्डली 10-15 मिनट्स, वो पूरा डिफरेंट करके दिखा देगा। तो उसके लिए सब्सटेंस डिजाइनर सीखना बहुत जरूरी है। और खुद के लिए अगर प्लस पॉइंट जानना चाहते हो कि नहीं, मैं टेक्सचरिंग आर्टिस्ट करके ज्वाइन करूंगा,
सब्सटेंस एल्केमी करके एक सॉफ्टवेयर है जो टेक्सचर क्रिएशन में हेल्प करता है। बेसिकली यू स्कैन, टेक फोटोग्राफ्स एंड क्रिएट टेक्सचर्स। ये प्लस है, अगर आप एल्केमी सीखते हो इट्स वेरी गुड, नहीं तो चलेगा, बट पेंटर एंड डिजाइनर मस्ट। उसके अलावा अगर सोचो आप गेम एनिमेटर बनना चाहते हो, माया गो टू सॉफ्टवेयर, माया का रिगिंग एंड माया का एनिमेशन। क्योंकि मैक्स का एनिमेशन इट्स नॉट देयर इन इंडस्ट्री में, अभी है नहीं। ब्लेंडर इज स्टिल देयर, एनिमेशन पहुंचा नहीं है गेम एनिमेशन। अगर एनिमेशन में ज्वाइन करना है गेम एनिमेशन में, माया। चाहे वो मूवी हो या गेम हो, अगर आपको एनिमेशन में ज्वाइन करना है देन माया। आग बंद कर गया अभी, मे बी 5 साल बाद चेंज होगा सिनेरियो, बट फॉर नाउ माया। अगर आपको गेम के वीएफएक्स के बारे में काम करना है, तो गेम में भी वीएफएक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सोचो आप एक विजर्ड हो गेम में, आप एक मैजिक कर रहे हो, तो मैजिक तो आपका मॉडल हो गया, कैरेक्टर मॉडल, एनिमेशन हो गया, ऐसा ऐसा आप कर रहे हो, बट ऑल द स्पेशल इफेक्ट्स यू सी वी कॉल इट गेम वीएफएक्स और रियल टाइम वीएफएक्स। तो उसको जानने के लिए आपको गेम इंजन का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, दैट इज ऑफ कोर्स अनरियल एंड यूनिटी। उसका टेक्निकल नॉलेज है तो आप गेम वीएफएक्स में जा सकते हो। आपको मॉडलिंग के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, मॉडलिंग का ठीक ठाक नॉलेज है, टेक्सचरिंग का भी ठीक ठाक नॉलेज है, एनिमेशन का नॉलेज ना हो तो चलेगा, बट गेम इंजन के अंदर उस चीज को कैसे बना सकते हो अनरियल एंड यूनिटी के अंदर, वो जानना जरूरी है। बिल्कुल। सो दीज आर प्राइमरी गेमिंग Great. फील्ड्स। यस। ओके, सो बहुत ही अमेजिंग वे में आपने एक्सप्लेन किया, बहुत ही डिटेल में किया। थैंक यू सो मच अरविंदो। काफ़ी कुछ बच्चों को सीखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें बहुत कुछ आप सीखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं आगे, एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि हर एक बच्चा हमसे पूछता है, और मैं अपने सारे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आर्टिस्ट से पूछता भी हूँ कि सपोज मान लीजिए कि एक बंदा गेम आर्ट सीखता है और गेम आर्ट सीखने के बाद वो जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो सबसे पहला तो जॉब अप्लाई करने के लिए उसका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सोरील में क्या क्या उनको रखना चाहिए, थोड़ा इसके बारे में बताइए। डेफिनेटली। सो देखिए, हमारा पोर्टफोलियो बनाने का 2 स्टेज होता है, एक जब हम सीखते हैं और एक जब हम सीख जाते हैं। सो आप सीखने के टाइम जो काम करते हो, नॉर्मली क्या होता है, मैं देखा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं। जब आप नॉर्मली काम कर रहे, सॉरी सीख रहे हो, आप कुछ सोचिए घर बनाए सीखने के टाइम, तो उसमें मिस्टेक्स रहता है। डेफिनेटली इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, आप मिस्टेक्स करोगे, ये से प्रोसेस का पार्ट है। मिस्टेक नहीं करोगे तो देन मे बी समथिंग इज रॉन्ग। आप मिस्टेक्स करोगे, नो डाउट, तो उसको ऐसे सुधार के अपलोड कर देना, यू शुड अवॉइड दैट। तो आपको 2 पोर्टफोलियो, एक इंटरनल पोर्टफोलियो जो आपके मेंटर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनको दिखाना चाहिए, और एक एक्सटर्नल पोर्टफोलियो जो कंपनी के लिए। कंपनी इंटरनल काम कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, तो वो पहला इंप्रेशन खराब हो जाता है। हाँ, आप बोल सकते हो कि ये मेरा प्रोग्रेस है, देखिए मैं सीखने के टाइम ये बनाया था, बट ये मेरा पोर्टफोलियो है। सो इंटरनल पोर्टफोलियो बनाने, आपका कोर्स खत्म होने के, जब खत्म हो रहा, लेट्स से फाइनल 2 मंथ और फाइनल 1 मंथ, तब तो आप सीख चुके हो मोस्ट ऑफ द टूल्स, राइट? तभी आपको ज्यादा एफर्ट देना है। एटलीस्ट 3, मिनिमम 2 to 3, 2 भी नहीं बोल सकते, 3। अगर आप कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके अच्छे 3 कैरेक्टर्स। अगर आप व्हीकल, गाड़ी बनाने के लिए व्हीकल आर्टिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अच्छे 3 गाड़ियां। एनवायरनमेंट के लिए बना रहे हो, अच्छे 3 एनवायरनमेंट। प्रॉप्स, या फिर सोचो हार्ड सरफेस, जो प्रॉप्स हम लोग बोलते हैं, उसके लिए कर रहे हो, तो अच्छे 3 या 4 हार्ड सरफेस का, जो कि आपका आपका सीखने के टाइम के काम से अलग हो। इट शुड बी अ +1 लेवल क्वालिटी, और वो आप प्रेजेंट करोगे किसको? कंपनी उसको। फिर इंटरव्यू के टाइम आप बोल सकते हो, सर मेरा काम कम नहीं है, लाइक जो भी एचआर बैठे होंगे आप बात करोगे, राइट? तो मैंने ये सीखा है, दिस इज माई लर्निंग प्रोग्रेस, और ये मेरा काम है जो कि मैं दिखा सकता हूँ पब्लिकली। तभी क्या होता है ना, दे अंडरस्टैंड कि हाँ ये बंदे का ग्रोथ रहा है, ऐसे नहीं कि ये रात भर सीख गया, ऐसे नहीं कि ये ब्रेक लिया है पूरा एकदम 1 साल का तभी बनाया, नो। तभी उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ही इज लर्निंग और सी इज लर्निंग, और ये उनका प्रोग्रेस लाइन है। फिर उसके बाद क्या आता है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आप कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हो, आर्ट वर्क बना लिए, एक स्क्रीनशॉट, एक रेंडर दे दो, नो। आपको उसको ब्रेक डाउन करना होगा मल्टीपल फेजेस में। अच्छा, ये मॉडल बनाए, उसके लिए मैंने रेफरेंसेस यहाँ से लिया, ये मेरे इंस्पिरेशन, एक स्टोरी बनाओ आप उसके पीछे। सो ये मेरे इंस्पिरेशन रहे,
अच्छा, ये इस सीन में अगर मैं एक एनवायरनमेंट बनाया, उसके लिए मेरे पास एक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लगाए, वाई नंबर ऑफ टेक्सचर्स लगाए, जेड नंबर ऑफ लाइट्स लगाए, तो आप उसको ब्रेक डाउन करके प्रेजेंट करो। आपके आर्ट स्टेशन में हो गया, मोस्टली पीपल गो टू वर्क आर्ट स्टेशन फॉर ऑल देयर सबमिशंस, राइट? तो आप आर्ट स्टेशन में प्रेजेंट कर सकते हो इन अ ब्रेक डाउन मैनर। तभी क्या होता है, वो जो हायरिंग प्रोसेस होता है ना, जो आपका एचआर होता है या फिर टेक्निकल टीम होते हैं, वो प्रिफर करेंगे जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपेयर, अगर आप सुंदर काम, नो डाउट आप सुंदर काम दिए हो, आप कंसीडर होंगे, बट दे प्रिफर आप एक्सप्लेन भी कर दो, राइट? कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तभी। देन थर्ड पॉइंट इज योर वेराइटी। मीनिंग, अगर आप सोचो अप्लाई, क्योंकि हम लोग का फील्ड में ना पोस्ट होते हैं, सो आप आइदर कैरेक्टर आर्टिस्ट बनोगे, या फिर जनरलिस्ट बनोगे, या फिर व्हीकल आर्टिस्ट बनोगे, या फिर एनिमेटर बनोगे, या फिर क्रीचर आर्टिस्ट, जो नो क्रीचर्स होते हैं, या फिर वेजिटेशन आर्टिस्ट, देयर इज वन मोर, वेजिटेशन जो पेड़ पौधे बनाते हैं ज्यादा, या फिर प्रॉप आर्टिस्ट। आप उसको टारगेट करो, हिचड़ी मत करो, क्योंकि तभी क्या होता है ना, फ्लो टूट जाता है। डेफिनेटली अगर आप सब फील्ड में एक्सपर्ट तो करो, दे विल हायर यू इंस्टेंटली, वो कोई देखेंगे नहीं, यू विल बी फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, जो फ्रेशर्स रहते हैं, अगर वो खिचड़ी कर देते हैं तो अच्छे से बनता नहीं है सब कुछ, राइट? सो आप अपना टेस्ट पहले देखो कि हाँ, आई वांट टू बी कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो मैं कैरेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी फर्स्ट थिंग। आपको बायोलॉजी सीखना ही है। आप अगर कैरेक्टर में जा रहे हो तो आपको बायोलॉजी सीखना है। अच्छा सोचो, मैं गाड़ी व्हीकल आर्टिस्ट बनना है, तो गाड़ी के बारे में वो लगन होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया 6 सिलेंडर इंजन, ये हो गया 4 सिलेंडर इंजन, अच्छा ठीक है, ये हो गया मोपेड, ओके। एनवायरनमेंट में जाना है, ओके, ये है लाइटिंग कंडीशंस, क्लाउड्स ऐसे रहेंगे, तो वो आपको खुद के अंदर से आना चाहिए। तभी क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो ही डिस्टिंक्ट बन जाएगा, एक स्टेप हायर क्वालिटी का बन जाएगा। देन उसके बाद से इजी है, क्योंकि जनरल टॉक्स इंटरव्यू में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रही। हमारा इंडस्ट्री एक ही इंडस्ट्री है जो सबसे इंटरव्यू इज द मोस्ट इजीएस्ट, क्योंकि आपको कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, काम देखेंगे, काम के बारे में पूछेंगे। अच्छा टेल मी, आप ये कैसे बनाए, ओके ठीक है, हाँ ये ओके करेक्ट, अच्छा क्या सैलरी लोगे, डायरेक्टली। और कुछ नहीं पूछेंगे, आप कितने एग्जाम्स दिए, आप कितने सेमेस्टर क्लियर किए। डेफिनेटली आप जो भी कॉलेज में हो वहां पे तो एग्जाम सिस्टम होगा, वो तो क्लियर करोगे तभी जाके इंटरव्यू में बैठ पाओगे, राइट? सो बट अगर इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जो घबरा जाते हैं बच्चे लोग, क्या पूछेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे। सो इट विल बी इजी, अगर आपका काम ही अच्छा है तो इजी हो जाए। ग्रेट। अगला क्वेश्चन है अरविंदो आपसे, कि एक बच्चा गेम आर्ट सीख लिया, उसने सोरिल भी, जैसा आपने कहा वैसा सोरिल भी उसने बहुत अच्छा बना लिया, उसको एक कंपनी में जॉब सपोज मिल भी गया। अब ये बताइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बच्चा एडमिशन लेने से पहले ये क्वेश्चन सबसे पूछता है, हर जगह पूछता है, ये तो मतलब मेरे से तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है इस फील्ड में, और एक बच्चा 5 साल 7 साल काम करने के बाद किस मुकाम तक पहुंच सकता है सैलरी के मामले में, अगर हम बात करें तो? फ्रेशर से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली, इवन मैं भी पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत बार सुना हूँ, स्पेशली फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अलाइक। तो देखिए, मैं फिगरेटिवली बताऊं, ऑल ओवर इंडिया अगर आप सैलरी के ले लो, वो कंसिस्टेंट है। बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, या फिर कोई भी सिटी हो गया। सो अगर आप 3D आर्ट में जाते हो, जो कि कैरेक्टर हो गया, प्रॉप हो गया, जो भी हो गया, उनका स्टार्टिंग सैलरी रह जाता है लगभग, मैं मंथली बता रहा हूँ, एनम नहीं। सो 25,000 से स्टार्ट हो जाता है, इट गोज अप टू 30,000 40,000। 30-40 बहुत यूनिक है अगर आपका पोर्टफोलियो स्टैंड आउट होता है, बट बहुत रेयर केसेस है। ऑन एन एवरेज आप 25-30 पकड़ के चलो। बट आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, वो आपका फर्स्ट स्टेप है, राइट? उसके बाद से क्या होता है, आपका इंक्रीमेंट बहुत एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई हैड अ स्टूडेंट जो कि इनिशियली एक कंपनी था, वहां पे ज्वाइन किए थे एज एन इंटर्नशिप 6 महीने का था उनका, 15,000 था इन हैंड, राइट? तो इंटर्नशिप खत्म हुआ 6 महीने का, खत्म होने के बाद उनको ऑफर लेटर आया, उसी कंपनी से आया ऑफर लेटर, और वो था इंक्रीमेंट अमाउंट होके 26,000 समथिंग अराउंड था। फिर वो उस कंपनी में 3 साल रुके। 3 साल के अंदर उनका जो प्रोग्रेस था, इट वाज रियली नाइस, क्योंकि वो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, और वो प्रोग्रेस आई थिंक आप बोल सकते हो, वो सीखना कभी बंद नहीं किए, क्योंकि यू नो वी आर स्टूडेंट्स एवरी टाइम। हम लोग जीवन के जिस समय भी है, हम लोग स्टूडेंट ही है।
तो उनका सीखना बंद नहीं हुआ. नाउ ही इज आफ्टर 3.5 years ही इज गेटिंग समथिंग अराउंड 12 to 13 लाख पर एनम. तो वो आप सोच, हाँ, तो आप सोचिए वो कैरेक्टर आर्टिस्ट का था. अमेजिंग यार. जिन हाँ, अगर आप जनरली जाओ तो लगभग 8 लाख 9 लाख पर एनम 3-4 साल के बाद वो स्टैंडर्ड हो जाता है. अगर आप बोलोगे कि नहीं मुझे वो सैलरी मिला मैं प्रोग्रेस नहीं करूंगा, देखिए प्रोग्रेस नहीं करोगे चाहे वो 3D फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो, आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा डेफिनेटली. सो ये है सैलरी का. आईटी जॉब के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, इवन समटाइम्स बेटर, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड होता है और हम लोग का मास ले ऑफ होता नहीं है. आईटी फील्ड में आप देख रहे हो इतने सारे मास ले ऑफ हो रहे हैं, हम लोग का आर्ट कम है. आजकल एआई आ रहे हैं, एआई आर्ट वर्क बना रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, नाइस. कुछ अगर कस्टमाइज्ड बनाना है, कुछ थीम्ड बनाना है तो गया, राइट. सो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. तो एआई इज अ टूल, सॉफ्टवेयर की तरह ही पकड़ के चलना है. आप मैक्स में मॉडलिंग करते हो, मैक्स नहीं होता तो मॉडल कैसे करते हो? तो मैक्स इज बेसिकली अनदर सॉफ्टवेयर. तो एआई भी और एक सॉफ्टवेयर ही है और कुछ नहीं. वो तो इट विल बी नेवर रिप्लेस्ड. कोई भी गेमिंग कंपनीज ले लो, ले ऑफ हुआ है मोस्टली प्रोग्रामर्स को, लेकिन आर्टिस्ट के फील्ड में ले ऑफ्स नहीं हुआ है, क्योंकि आर्ट इज द फर्स्ट इंप्रेशन. कोई भी मूवी देखते हो, गेम देखते हो, स्टोरी बाद में आता है. जब मूवी खत्म हो जाता है स्टोरी एनालाइज होता है. जब गेम खत्म हो जाता है तभी गेम, राइट. लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज योर विजुअल्स. देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा. कुछ कुछ मूवीज है विजुअल आई कैंडी है, दे लुक अमेजिंग. स्टोरी गलत होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली मूवी बोरिंग हो जाता है. सम कुछ गेम्स भी है, दे आर आई कैंडी, बट खराब गेम प्ले की वजह से वो बोरिंग हो जाते हैं. बट देखो अगर इफ दे आर कंबाइंड टुगेदर दे क्रिएट माइलस्टोन्स. आप ले लो अवतार, ले लो अभी जो रिलीज हुआ, वो एक माइलस्टोन क्रिएट कर गए, राइट. एवेंजर्स ले लो, आज तक एंड गेम इट्स क्रिएटेड सच ए बज अराउंड द वर्ल्ड, राइट. सब कोई जानता है. वो एक माइलस्टोन प्रेजेंट करके चलेगी. गेमिंग फील्ड में ले लो, रेड डेड रिडेम्पशन आपका हो गया, जीटीए आपका हो गया, ले लो एनएफएस था पहले, अभी फिलहाल एनएफएस डाउन हो गया. और आप ले लो ओवरवॉच इज क्रिएटेड अ बज. 2016 में गेम ऑफ द ईयर अवार्ड पाए. गॉड ऑफ वॉर. सो दे हैव देयर फैन बेस अराउंड द वर्ल्ड. आप एक कंपनी ले लो, सोनी ले लो, सोनी प्ले स्टेशन बनाता है, राइट. कोई खरीदता नहीं उसको हार्डवेयर के लिए, प्ले स्टेशन के लिए, सब खरीदते हैं गेम्स के लिए, राइट. तो और वो गेम इतना सुंदर होता है, इतना अमेजिंग होता है, स्टोरी टेलिंग इतना अमेजिंग होता है, आप बिलीव नहीं करोगे. इट्स देयर, हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रेट. कुछ चीज सुंदर बनाना है, तो कंपनी हमें ही प्रेफर देता है. ओके. अरविंदो, कुछ रिनाउंड स्टूडियोज जो लोग गेम आर्टिस्ट को हायर करते हैं, इंडिया के कुछ स्टूडियोज का नाम थोड़ा सा आप बता दीजिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो लोगों को लगे कि हाँ भाई स्टूडियो है. क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है यार, कि बहुत सारे बच्चों को तो यही लगता है कि गेम स्टूडियो वगैरह जो है वो सब फॉरेन में ही होगा यार, इंडिया में कुछ है ही नहीं. तो कुछ स्टूडियोज का नाम जो कि इंडिया में गेम के लिए खास करके फेमस है. डेफिनेटली मैं आपको माइंड में जो आ रहा बता रहा हूँ, लिस्ट तो नहीं बता सकता क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर ऑल ऑफ देम. तो माइंड में मेरे आ रहे हैं. देखिए फर्स्ट इज माय प्रेफरेंस लक्ष्य डिजिटल. लक्ष्य डिजिटल, आप उनके वेबसाइट में जाओगे देखोगे कौन से गेम पे काम किए हैं. सुमो डिजिटल, रॉकस्टार गेम्स, रॉकस्टार बहुत पॉपुलर है. यूबीसॉफ्ट, यूबीसॉफ्ट और यूबीसॉफ्ट आप जैसे प्रोनाउंस कर सकते हो. असैसिन्स क्रीड के लिए फेमस है यूबीसॉफ्ट. आप ले लो, ये का एक स्टूडियो है इधर. और आप ले लो लाइमलाइट स्टूडियो, गेम शास्त्रा इज देयर, ज़्विकी स्टूडियो, ZVKY ज़्विकी, ठीक है. और आप ले लो लिटिल रेड ज़ॉम्बीज करके एक स्टूडियो आ रहा. इवन आपका स्टूडेंट्स का अगर डाउट है ना कि इंडियन गेम कंपनीज लाइक क्या गेम बनाए हैं, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट देयर गेम निकला था, राजी करके गेम निकला जो स्टीम में बहुत बज क्रिएट किया था. इट्स अ फर्स्ट इंडियन इंडी गेम. सो आप राजी की स्टूडियो पे भी देख लो, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं आउटसोर्सिंग कंपनीज. ये तो मैं गेम स्टूडियोज बात कर रही हूँ. आउटसोर्सिंग कंपनीज, टेक्निकल है द बिगेस्ट नेम, एमपीसी का भी वीडियो गेमिंग डिवीजन है, अमेजॉन का भी गेमिंग डिवीजन है. सो वी हैव लॉट ऑफ बिग कंपनीज. उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे हैं. आप अगर स्टार्टअप देखोगे तो एन नंबर ऑफ स्टार्टअप इज देयर. लीला गेम्स अभी एक स्टार्टअप है. लीला गेम्स आई थिंक फ्यू पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टार्टेड इट. अभी वो बज क्रिएट कर रहा है बैंगलोर में, लीला गेम्स. देन है बहुत और भी है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली. अगर आप लिस्ट सर्च करोगे इट्स अ लॉट.
सेम सिमिलर टू वीएफएक्स कंपनी, जितने वीएफएक्स कंपनी है उतने गेमिंग ग्रेट, स्टूडियोज हैं। बहुत खूब। और विंदो, आपने बहुत शानदार तरीके से आपने हर एक चीज को इतना बारीकी से एक्सप्लेन किया है कि हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आपने इसको नहीं देखा तो शायद आपको बहुत सारी चीजें आप मिस कर जाओगे। तो अगर आप यहां तक देख रहे हो तो आगे देख लेना, ज्यादा नहीं है, लेकिन आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो आपके करियर के लिए। अगला सवाल जो हम और बिंदु आपसे पूछना चाहेंगे कि मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एक इंस्टीट्यूट भी है जहां पे आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और जो कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम भी आप कराते हैं। इससे पहले कि हम एपिसोड खत्म करें, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, ताकि आप कौन सा कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो और क्या डिफरेंट है अदर इंस्टीट्यूट से, जो अगर बच्चे आपको ज्वाइन करना चाहें तो किस तरीके से वो कर सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में जरा बताइए अरविंदो। मैं सर का जो इंस्टीट्यूट है उसका पूरी डिटेल्स, वेबसाइट लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, जो भी डिटेल्स है वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जाकर इसे जरूर चेक कीजिएगा। बाकी का चीज हम जानते हैं सर से, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर, प्लीज बताइए। हाँ जी, सो डेफिनेटली आर्ट एंड डिजाइन एकेडमी आप सर्च कर सकते हो। सो इनिशियली हमारा स्टार्ट हुआ था फॉर दी ऑफलाइन स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे लोकली डिमांड रहा कि मुझे 3D में थोड़ा और सीखने को स्टूडेंट्स डिमांड रहा, तो ऑफलाइन पे था। अभी फिलहाल ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ हो चुके हैं, और हम लोग का करिकुलम भी चेंज हुआ, बिकॉज वी चेंज आवर करिकुलम ऑलमोस्ट एवरी ईयर, क्योंकि हम लोग कंपनियों से जाके डायरेक्टली बात करते हैं। देयर आर फ्यू कंपनीज, आई विल नॉट टेक देयर नेम्स बिकॉज हम लोग का एनडीए है, तो उनके साथ क्या होता है, दे वर्क ऑन प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट मतलब गेम्स। सो वो गेम बनाने के लिए कौन से टूल्स जानना जरूरी है, कौन से पाइपलाइन जानना जरूरी है, वो करिकुलम डिसाइड करता है, राइट। तो बेसिकली कंपनी ही करिकुलम हमारे लिए डिसाइड करते हैं कि आप ये पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ। बिकॉज आपको पता है मैक्स माया हर साल तो अपडेट होते हैं, फीचर ऐड होते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट आपके फोन में भी होता है। पहले हम लोग फोकस कर रहे थे वीएफएक्स में, ग्राफिक्स में। फिलहाल अभी के लिए हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है प्राइमरली टू गेम आर्ट एंड गेम प्रोग्रामिंग, क्योंकि वी आर दी ओनली डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर इंडिया जो गेम आर्ट एंड गेम प्रोग्रामिंग को प्रोवाइड कर रहा। वीएफएक्स डिपार्टमेंट फिलहाल हमारा अभी बंद हो चुका है, वीएफएक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि वीएफएक्स डिपार्टमेंट के लिए हम लोगों का और एक कॉलेज से टाई अप है। बट फॉर डेडिकेटेड गेमिंग हमारा कॉलेज का सिलेबस है। और रह गया आपका सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं। वी डोंट टीच एनी सिंगल सॉफ्टवेयर, हम सिंगल सॉफ्टवेयर पढ़ाते नहीं है, हम पूरा पाइपलाइन पढ़ाते हैं। अगर आपको प्रॉप आर्टिस्ट बनना है तो आप एक्स से स्टार्ट करोगे, वाई पे खत्म करोगे, उसमें लगभग 10-15 सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप व्हीकल आर्टिस्ट बनते हो, एक्स से स्टार्ट करोगे, वाई से खत्म करोगे, उसमें भी 10-15 सॉफ्टवेयर आते हैं। जो सॉफ्टवेयर का नाम मैंने ले रहा था अभी ना थोड़े टाइम पहले, सो उनके सारे वो सॉफ्टवेयर सारे सीखते हैं। नॉट ओनली दैट, हम लोग कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स करते हैं। सो कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, बेसिकली जब कोर्स खत्म होने जाता है, वी टेल आवर स्टूडेंट्स टू क्रिएट अ गेम सीन आउट ऑफ इट, ताकि वो प्रेजेंट हो सके कंपनीज को, क्योंकि वही होता है मेन सेलिंग पॉइंट प्लेसमेंट का। तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, और फिर आ जाता है आपका गेमिंग बजट। गेमिंग बजट मतलब एक बंदा सुंदर काम बनाया है, अगर वो गेम इंजन में चलता नहीं है, ठीक है, वो लैग होता है, तो इट्स कंसिडर्ड अ बैड आर्टवर्क, बैड मॉडल और बैड सीन, जो भी आप बोल सकते हो। तो वो भी एवेल्युएशन होता है। हम लोग का स्क्रीनिंग प्रोसेस रहता है, एग्जाम प्रोसेस रहता है इंटरव्यू से पहले, और हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपके वन ऑन वन इंटर्नशिप विद वन ऑन वन मेंटरशिप विद कंपनी एग्जीक्यूटिव्स आल्सो। कंपनी जो आर्टिस्ट लोग काम करते हैं उनके साथ भी वन ऑन वन आपका रहता है कोर्स खत्म होने के टाइम पे। कुछ टाइम हम लोग, ये तो हर सब टाइम प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, कुछ टाइम हम प्रोवाइड करते हैं। कंपनी टूर में आप जा सकते हो। अभी भुवनेश्वर में एक स्टूडियो है, हम लोग वी आर एक्चुअली बेस्ड आउट ऑफ भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में एक स्टूडियो है जो कि हम लोग के स्टूडेंट्स को टूर में ले गए थे, और उनके पूरा इंटरनल पाइपलाइन समझाए थे, जो कि हम लोग ट्रेड सीक्रेट बोलते हैं ना, तो वो ट्रेड सीक्रेट आपको सिखाए थे
क्योंकि उनको बंदे चाहिए, उनको स्टूडेंट्स चाहिए। अगर स्टूडेंट यहाँ से सीख सीख के जाता है तो वहां पे उनका बजट कम हो जाता है, ट्रेनिंग करना नहीं पड़ता। ऑल ओवर इंडिया में एक प्रॉब्लम राइज हुआ है कि जैसे डिमांड बढ़ रहा तो वैसे इंस्टीट्यूशंस बढ़ रहे हैं, तो तभी क्या होता है, एजुकेशन के ऊपर ना कंट्रोल नहीं रहता है। डेफिनेटली गवर्नमेंट इज देयर टू कंट्रोल, बट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो इसी कारण की वजह से लक्ष्य ले लो, स्पेशली लक्ष्य एंड रॉकस्टार, दे हैव देयर ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हो वहां पे वो आपको पढ़ाएंगे। ये यहाँ पे अगर आप आते हो तो वो स्टेप अवॉइड हो जाते हैं। आप डायरेक्टली इंटर्नशिप या फिर अनपेड वहां पे जाके बिना पैसे का काम करने की जगह आपको डायरेक्टली हाथ में ऑफर लेटर जॉब का आता है। सो यू स्किप दैट पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पे आपको एक बार कॉलेज में पढ़ोगे, फिर जाके कंपनी में पढ़ोगे, फिर जाके जॉब करोगे। क्यों? आप पढ़ो, जॉब करो। सो वी स्किप दैट मिडिल ग्रेट, प्रोसेस। अमेजिंग। सो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर इस पाइपलाइन को समझना चाहता है, इसे सीखना चाहता है, तो यहाँ पे अड्डा में आपको लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है। आप औरबिंदो सर के अंदर में आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो। काफ़ी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज इन्होंने बनाया हुआ है। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के द्वारा क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, जहां पे आपको एक हद तक इंटर्नशिप को स्किप भी करना पड़ सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आप अगर इंटर्नशिप में जाते हो तो वहां जो सीखते हो वो चीज़ आपको इंडस्ट्री में काम कर रहे आर्टिस्ट आपको इंस्टीट्यूट में ही सिखा देते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है। अगर ये वीडियो को कोई इंस्टीट्यूट वाला देख रहा है, कोई इंस्टीट्यूट के लाइक डायरेक्टर या कोई भी देख रहा है, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज़ होगा कि अगर इस तरीके की व्यवस्था की जाए तो सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, जो कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और अमेजिंग ये इनिशिएटिव है जो बच्चों के हित में है और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। सो ओके, थैंक यू सो मच औरबिंदो, थैंक यू सो मच हमारे इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप यहाँ पे आए बिकॉज आप काफ़ी बिजी रहते हो और उसमें आपने टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि ये सारे बच्चों को भी ये पसंद आएगा और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। जाने से पहले एक बार आखिरी में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में स्टडी कर रहे हैं और उस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? ओके, सो डेफिनेटली इस फील्ड में एक डर रहता है, क्योंकि ये कुछ ही पेरेंट्स होते हैं जो समझ पाते हैं। तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा, अगर आप ये करना चाहते हो तो पहले तो आप खुद समझो कि क्या मार्केट है, फिर घर में समझाओ, फिर उसके बाद जो भी चाहे आप गेमिंग में जाओ, वीएफएक्स में जाओ, किसी में भी आपको जाना है, सो आपको काम डेडिकेटली करना है। अगर आप काम अच्छे से करते हो, आपका पढ़ाई अच्छे से करते हो, तो आपको जॉब गारंटेड है, ये आपको कोई मना नहीं कर सकता। अगर आप काम नहीं करोगे, पोर्टफोलियो नहीं, बस सीख लिए, हाँ सॉफ्टवेयर सीख लिया, बस खत्म, नो। अगर आप काम नहीं करोगे, नो वन कैन हेल्प यू। बट अगर आप काम करते हो, आपको वरी नहीं करना है, अरे मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं, इतना सारा कंपटीशन है। यस, कंपटीशन इज देयर, बट अगर आप काम किए हो, चाहे आपका काम लेट्स से 6 आउट ऑफ 10 है, इट्स नॉट 10 आउट ऑफ 10 और इवन 8 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 है, तब भी आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट का जरूरत अभी है। मे बी आफ्टर 15 ईयर्स और समथिंग, मार्केट जब थोड़ा सैचुरेट होने लगे, मे बी तभी सब कंपनीज ना बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तभी मे बी देखेंगे हाँ बच्चे का काम 10 आउट ऑफ 10 है, तभी हायरिंग होगा। नो, सो यू हैव अ प्लस पॉइंट इस फील्ड में कि आपका काम अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, यू विल गेट हायर्ड। आपको मेहनत करना है, प्लस आपको ये वरी नहीं करना है कि इसमें क्रेडिबिलिटी क्या है। क्योंकि आजकल ना सारे स्पेशली फ्रॉम इंडियन पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं देख रहा हूँ, तो रिश्तेदारों के अंदर, घर वालों के अंदर बच्चा क्या कर रहा है। तो पहले क्या होता था, मैं इवन खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं इतने सारे फील्ड में काम किया, आज भी मुझे मेरे पेरेंट्स को अगर कोई पूछता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो बेसिकली से मैं कार्टून बना रहा हूँ, विच इज नॉट द रियल थिंग, राइट। तो वो क्रेडिबिलिटी क्रिएट होगा जब आप समझा पाओगे, आप उनको, सोचो आप जॉब में काम करो, बहुत ये सब हुआ है मेरे साथ। सो आई हैड अ स्टूडेंट जो एक मूवी में काम किया था, आई थिंक इट वाज इन वंडर वुमन पार्ट 2 जो नया वाला निकला था, तो उनका नाम आया क्रेडिट सीन में।
तो वो पेरेंट्स को हॉल में ले गए थे एंड से दे वर रियली प्राउड। फिर उसके बाद लाइक हाँ नाइस, मेरा बच्चे का नाम स्क्रीन में आ गया। अभी सी इज डूइंग वंडरफुली, अभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। तब पहले क्या था, इंटरनेशनल था, मोस्टली मूवीज इंटरनेशनल था। अभी जब हम लोग लोकल डिमांड बढ़ रहा ना, तो रिकॉग्निशन ऑटोमेटिक आ रहा। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इसके बाद इस हर एक फील्ड में मास्टर्स होते हैं, पीएचडी होते हैं, इस फील्ड में भी है। अगर आप सोचो जॉब करने के बाद आप मास्टर्स करना चाहो, देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया हु प्रोवाइड मास्टर्स ऑन दिस। आप इसमें पीएचडी भी कर सकते हो, इसमें थीसिस कर सकते हो, इसमें रिसर्च कर सकते हो, बिकॉज इंडिया नीड्स रिसर्च एक्चुअली। क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी मार्केटिंग टूल्स हैं, जितने भी गेम इंजिन हैं, सब बाहर से। ऑल द कंपनीज आर फ्रॉम फॉरेन, स्पेशली फ्रॉम एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। नॉट इवन चाइनीज कंपनीज आर डेवलपिंग देयर ओन टूल्स। इंडियन तो बहुत दूर में है। तो आप ही लोग अगर कर पाओगे इसको आगे लेके, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी लोकल टूल्स डेवलप होंगे। लोकल टूल्स डेवलप होंगे तो लोकल कंपनियां बढ़ेंगे, लोकल कंपनियां बढ़ेंगे तो आपका करियर ग्रो होगा। सो ऐसा नहीं कि इस फील्ड में बस जॉब कर लिए हो गया। नो, वी डू हैव मास्टर्स, वी डू हैव पीएचडीज, वी डू हैव रिसर्च, जो कि पेरेंट्स को एक एश्योरिटी देता है। पेरेंट्स लोग पैसा नहीं चाहते ज्यादा, पेरेंट्स लोग चाहते मेरा बच्चा खुश है और उसका नाम है और वो अच्छा सैलरी ला रहा है। ऐसे नहीं कि नो करोड़पति बन जा रहा, वो अच्छा सैलरी ला रहा। सो वो एश्योरेंस है इस फील्ड। ग्रेट, थैंक यू सो मच अरविंदो, थैंक यू सो मच हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए। और दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपको भी ये सेशन बहुत मजेदार लगा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम अरविंदो से कांटेक्ट करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब हम दोनों मिलकर आपको कमेंट सेक्शन में देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हम अरविंदो सर को वापस आपके बीच लेकर आएंगे कुछ टेक्निकल स्टफ जानने के लिए, जहां पे मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाएं, समझाएं, ताकि आपका इंटरेस्ट और भी बढ़े। तो कोशिश करेंगे फ्यूचर में। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि उन्हें भी ये सारे नॉलेज मिल सके और वो भी अपना बेहतरीन करियर गेम आर्ट में, 3D इंडस्ट्री में अपना करियर स्टैब्लिश कर सके। तो इसी के साथ आज के इस इंटरव्यू को, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।